हमारे एम्ब्रियो की। जाइगोट, जाइगोट से क्या बना हमारा बेटा? एम्ब्रियो बना। अब एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो जो है वो माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक में सब कुछ गांठ बांध के रख लो कि सब कुछ कहां डेवलप हो रहा है? हमारा माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप हो रहा है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है, जाइगोट मोस्टली डिवाइड होने लग जाता है। अब आते हैं सवाल पे, ये है आपका व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया कि क्या है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आपके सीबीएसई में लास्ट 2 साल, पिछले 5 सालों में 2 बार ये सवाल आया है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी हम शादी करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? गोत्र मिलाते हैं ना, कि गोत्र सेम नहीं है, क्योंकि वो क्या एलीट पीपल। तो हम किस भाषा में बात करते हैं? स्मार्ट एलीट लोगों वाली भाषा में। सो स्टेमन को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। क्या? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं क्वांटम लर्निंग से आपकी स्तुति मैम, आपकी बायो मेंटर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी नई सीरीज बैक बेंचर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज है हमारी बैक बेंचर सीरीज का पहला लेसन, एंड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये है क्या भला? सो बेटा ये बेसिकली है एक प्रेम कथा, अगर शॉर्ट में समझें तो दिस इज अबाउट अ लव स्टोरी, और साथ में एक पूरा फुल शादी सिनेरियो है यहाँ पे बिटवीन स्टेमन एंड पिस्टल। अब बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के कैरेक्टर्स की, विच इज अ फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म ही क्यों कह रहे हैं इसको? हम ब्रायोफाइट कह सकते हैं, टेरिडोफाइट कह सकते हैं, जिम्नोस्पर्म कह सकते हैं, लेकिन फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म ऐसे ही क्यों कह रहे हैं? तो बेटा मैं बता दूं आपको कि एंजियोस्पर्म के पास ही एक्सक्लूसिव कैपेसिटी होती है कि वो प्लांट्स एज वेल एज वो फ्रूट्स एज वेल एज फ्लावर्स को बर्थ दे सकते हैं। सो इनके पास कैपेसिटी होती है टू गिव राइज टू फ्रूट्स एज वेल एज फ्लावर। और ये होता कैसे है? तो एंजियोस्पर्म का जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है वो इवॉल्व होता है या मॉडिफाई होता है किसमें? फ्लोरल प्राइमोडियम में। किसमें मॉडिफाई हो रहा है किड्स? फ्लोरल प्राइमोडियम में। और इस फ्लोरल प्राइमोडियम के थ्रू ये बनते हैं इनफ्लोरोसेंस। क्या बन रहे हैं ये? इनफ्लोरोसेंस। और इस इनफ्लोरोसेंस से बनते हैं हमारे फ्लावर्स। अब जब इतनी कहानी हमने सुन ही ली तो समझ लेते हैं कि फ्लावर्स के टाइप कितने होते हैं या फ्लावर्स के पार्ट क्या क्या होते हैं। फ्लावर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, ऑब्वियसली कुछ क्लोज्ड होते हैं, कुछ ओपन होते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सो आगे बढ़ते हुए हम देखें, आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 4 होल होते हैं फ्लावर के। 4 होल होते हैं फ्लावर में। 2 इनिशियल 2 मेजर होल होते हैं और 2 माइनर होल होते हैं। 2 मेजर होल जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और 2 माइनर या आउटर होल होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सबसे बेसिक पार्ट पे, विच इज आर दिस स्टैंड, दिस स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसिल। अब इसके ऊपर ये जो आपको सोलन पार्ट दिखेगा ना, दिस इज आवर थैलेमस। क्या है ये? थैलेमस। अब थैलेमस के बाद से आता है हमारा आउटर होल, दैट इज सेपल। सेपल क्या है? हमारा आउटर होल है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो सेपल जो है, अगर ये सिंगल है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं सेपल। और अगर ये मल्टीपल है, ग्रुप में है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? कैलिक्स कह रहे हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ड्यूरिंग द बडिंग स्टेज, जब प्लांट या फ्लावर जो है वो हमारा बड होता है, तब ये प्रोटेक्शन का काम करता है। हमेशा एक बात गार्ड बांध लो बेटा, हमेशा जो आउटर लेयर होगी ना वो किस काम में आएगी? प्रोटेक्शन के काम में। तो ये बडिंग स्टेज पे प्रोटेक्शन के काम में आता है। बडिंग स्टेज पे किसके काम में आ रहा है? प्रोटेक्शन के। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? पेटल्स। नाउ पेटल्स ये जो होते हैं ये कई बार बहुत सारे अलग अलग फंक्शन में आते हैं। ये अट्रैक्ट करने के काम में आते हैं। जब पॉलिनेशन होने वाला होता है, इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होने वाला है तो ये अट्रैक्ट करने के काम में आते हैं। इसके अलावा इनका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्शन, कई बार विंड से, जब फ्लावर बड़ा हो जाता है तो कई बार विंड से या इंसेक्ट से प्रोटेक्शन के काम में भी आते हैं, आउटर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रोटेक्शन में आते हैं। सो पेटल्स का क्या काम है? ड्यूरिंग द इन्फ्लोरेसेंस स्टेज सबसे पहला ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट फॉर पॉलिनेशन।
और दूसरा इनका काम क्या है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एबायोटिक फैक्टर्स मोस्टली। अब बात करें हम अपने मेन होल्स के बारे में। सबसे पहला आता है हमारा क्या, कहा गया भाई, सबसे पहला आता है हमारा मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज एंड्रोशियम, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंड्रोशियम कह रहे हैं, विच इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम जो बायो पढ़ते हैं ना, दे आर एलीट पीपल। कैसे लोग हैं ये, एलीट पीपल है ये, हम लोग कॉमन लोगों की भाषा में बात ही नहीं करते हैं। अब इसको मैं कॉमन भाषा में बोल सकती थी कि ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जिसको हम कहते हैं स्टेमन, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एलीट लोगों वाली भाषा में कहा इसको एंड्रोशियम। एंड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज गाइनोशियम। अगेन एलीट पीपल वाली भाषा, फीमेल पार्ट होता है, इनका एक और नाम होता है पिस्टिल। अब स्टेमन को फर्दर डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में बेटा, 2 पार्ट्स में। आप देखोगे यहाँ पे स्टेमन का पहला पार्ट है हमारा एंथर और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, फिलामेंट। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम पिस्टिल की बात करेंगे तो पिस्टिल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, इज इट क्लियर? अब एक एक करके हम इन्हीं टॉपिक्स को आगे फर्दर बढ़ेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड्रोशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स। अब हम एंड्रोशियम को अगर जरा ध्यान से देखें तो एंड्रोशियम और स्टेमन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि कॉमन भाषा में तो हम बात ही नहीं करते, वी आर स्मार्ट एलीट पीपल, तो हम किस भाषा में बात करते हैं, स्मार्ट एलीट लोगों वाली भाषा में। सो स्टेमन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। और इस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स, पॉलन सैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर हम ध्यान दें तो हमारे स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ ये है। ये तो बात हो गई हमारे ऊपर वाले पार्ट की, जिसको हम एंथर कह रहे हैं। 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। सबसे पहला हो गया हमारा एंथर और दूसरा जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज आर फिलामेंट। अब व्हाट इज एंथर, तो एंथर जो है वो हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर है। आप देखोगे कि इसमें 2 लोब्स दिख रहे हैं, एक सेकंड, आपको 2 लोब्स दिखेंगे, दिस इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। अच्छा बेटा, अक्सर एक सवाल आ जाता है कि विच पार्ट ऑफ द स्टेमन इज प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड एंड विच इज प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल एंड, और अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो आप देखो कि फिलामेंट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक पतली डंडी जैसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसका मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट। आप कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन कि कौन सा पार्ट डिस्टल एंड पे प्रेजेंट है, कौन सा प्रॉक्सिमल एंड पे, तब सवाल आता है कि मैम किस चीज के डिस्टल और प्रॉक्सिमल, और ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल है क्या भला। तो बेटा ये जो हम बात करते हैं, ये रिस्पेक्ट ऑफ थैलेमस की बात करते हैं कि थैलेमस के डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड पे कौन है। प्रॉक्सिमल का बेसिकली मतलब होता है पास, प्रॉक्सिमल पास, और डिस्टल का मतलब क्या होता है, दूर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ फ्लावर इज प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड, तो आप क्या बताओगे, एंथर, क्योंकि थैलेमस से दूर वाले डिस्टल वाले पार्ट पे कौन प्रेजेंट है, एंथर, और जो पास वाला प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है उस पे कौन प्रेजेंट है, हमारा फिलामेंट प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? नाउ फिलामेंट का क्या फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इसका है सपोर्ट करना। अब इसको ऐसे आप समझिए कि लेट्स इमेजिन कि हमारा फिलामेंट यहाँ है ही नहीं, तो क्या होगा, हमारा फ्लावर जो है वो कहाँ होगा, हमारा एंथर यहाँ प्रेजेंट होगा। अब अगर एंथर यहाँ पे बर्स्ट हो भी जाता है, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल भी जाते हैं, तो ये यहाँ हमारे स्टिग्मा तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमको चाहिए होता है फिलामेंट, ताकि वो सपोर्ट कर सके एक प्रॉपर लेंथ पे ले जाने के लिए, सो दैट पॉलिनेशन कैन हैपन। अब एंथर की अगर बात करें, लेट्स इमेजिन कि हमने एंथर को यहाँ बीच में से कट कर दिया। अब अगर आप बीच में से इसको कट कर देते हो तो आपको दिखेगा कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा दिखेगा।
ये चार साइड आपको दिखेंगे, इस चार साइड, इसके चार साइड है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं इसमें कि हर इसको बीच में से अगर हम ऐसे 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 डिवाइड कर दे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और इन दोनों पार्ट्स को हम क्या कह रहे हैं, लोब्स कह रहे हैं। तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, और हर लोब में आपके दो स्पेसेस दिख रही हैं, दीज स्पेसेस आर कॉल्ड थीका। तो हम कहते हैं कि ये डाइथीकस भी है। तो ये तो बात हो गई हमारे एंथर के स्ट्रक्चर की, कि एंथर क्या है, बाइलोब्ड है, टेट्रागोनल है और डाइथीकस स्ट्रक्चर। इसको टेट्राथीकस नहीं कहते बेटा, हम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल लोब बात करते हैं, तो हमेशा हम बात करते हैं डाइथीकस स्ट्रक्चर की। और यही आपकी एनसीईआरटी भी कह रही है कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब with each lobe having two thecas. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating them. और हर थीका के अंदर होते हैं हमारे माइक्रोस्पोरेंजियास, जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है कि एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजियास। अब सवाल आता है कि मैम एलिड भाषा तो समझ आ गई, लेकिन ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बला है? तो बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, माइक्रोस्पोरेंजियास। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं क्या, यही हमारा पॉलन सैक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया इनिशियल स्टेज में इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, फिर जब ये प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलन सैक कह रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर्स एंड टर्न्स इनटू पॉलन सैक्स। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आप देखोगे कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ना, अगर हमने कट किया इसको तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, अब ये जो है ये चार लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे आउटर लेयर जो है इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा बाहर की लेयर का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। सो एपिडर्मिस इज फॉर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लेयर जो होती है वो होती है हमारी इंडोथीशियम। क्या है ये, इंडोथीशियम। इंडोथीशियम जो है बेटा, इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन आप अगेन सिंपल भाषा में कौन ही पढ़ता है बायो, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये होता है हाइड्रोस्पोरिक। क्या होता है, हाइड्रोस्पोरिक होता है इन नेचर। और इसकी वजह से क्या होता है, जब ये वाटर होल्ड करता है ना तो ये स्वेल कर जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद ये वाटर लूज कर देता है। अब इससे क्या हो रहा है कि गैप बन रहा है, जो कि फर्दर किस में हेल्प करता है, डेहिसेंस में हेल्प करता है, डेहिसेंस में हेल्प करता है, स्प्लिटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी क्या, मिडिल लेयर। अभी तक ये सब एक एक सिंगल लेयर थे, मिडिल लेयर बनती है 2 से 4 लेयर से। ये हमारा क्या हो गया, मिडिल लेयर हो गया, मेड अप ऑफ 2 to 4 लेयर्स। ये ना बहुत ही कम टाइम, बहुत ही शॉर्ट लिविंग होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट लिविंग और एफीमेरल कहते हैं। क्या कहते हैं, एफीमेरल, एफीमेरल। एंड एट द लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी लेयर है वो है हमारा क्या, टेपिटम। सबसे अंदर वाली लेयर विच इज आर टेपिटम। टेपिटम बेटा सबसे ज्यादा काम भी करती है सबसे अंदर होने के बावजूद। सबसे पहले इसका काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अंदर जो भी पॉलन सैक्स बन रहा है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहा है, वो किससे बन रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू से बन रहा है। तो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, हमारा टेपिटम कर रहा है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर जो, दूसरा इसका फंक्शन जो है वो क्या है कि ये हमको एंजाइम सिक्रीट करता है। ये एंजाइम्स कैसे होते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रीट करता है, सच एज कैलेज, सेल्यूलोज पेक्टिनेज, सेल्यूलोज पेक्टिनेज।
और ये सेलुलोज, पेक्टिनेज या कैलेज जो है, इनका मेन फंक्शन क्या है? ये कंपैटिबिलिटी एंजाइम्स है या कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स हैं। ये क्या है? कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स है। अब कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब? कौन मैम क्या ही कंपैटिबिलिटी ये शो कर लेंगे? कौन से इनको शादी ब्याह करने जाना है कि कंपैटिबिलिटी शो कर रहे हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा शुरू में कि दिस इज अ लव स्टोरी, और लव स्टोरी में हीरो हीरोइन को कंपैटिबिलिटी तो मैच करनी ही पड़ती है ना। तो ये जो कंपैटिबिलिटी मैच करता है वो होता है हमारा क्या? कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स। जैसे कि सपोज हमारा एंथर जो है, जो कि हमारा हीरो है, हमारा पॉलन ग्रेन जो है एक्चुअली, जो कि हमारा हीरो है, वो किसी और हीरोइन के पास, किसी और पिस्टल के पास चला गया, तो कैसे पता चलेगा कि ये मेरी वाली दुल्हन नहीं है या मेरी वाली हीरोइन नहीं है? तो यही कंपैटिबिलिटी प्रोटीन से मिलकर पता चलता है। तीसरी चीज जो हमारा टेपिटम रिलीज कर रहा है वो है हमारा क्या? पॉलन किट। ये पॉलन किट जो है, ये येलोइश सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ही चिपचिपा होता है, एडिसिव होता है, ठीक है। एंड एट द लास्ट आता है हमारा क्या? स्पोरोपोलिन का भी फॉर्मेशन यही करते हैं। अब स्पोरोपोलिन क्या है मैम? तो स्पोरोपोलिन बेटा अभी हम पोलन ग्रेन पढ़ेंगे तो उसमें है हमारी स्पोरोपोलिन ग्रेन की जो आउटर लेयर है, दैट इज आवर स्पोरोपोलिन। आई होप ये समझ आ गया होगा। अभी आगे बढ़े तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपको दिखेगा कि इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्स में स्पोरोजीनियस टिश्यूज। यही स्पोरोजीनियस टिश्यूज जब डेवलप होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। कमिंग बैक ऑन द एनसीईआरटी, एक बार ये समझ लीजिए कि इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 walls. A typical microsporangium occur near circular in outline. 4 वॉल्स से बना होता है। वॉल्स का क्या नाम है? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। ठीक है, 3 जो लेयर्स होती हैं वो फंक्शन प्रोटेक्शन का परफॉर्म करती हैं और डेहिसेंस में हेल्प करती हैं। व्हाइल इनर मोस्ट लेयर जो है वो टेपिटम है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब जब भी नरिशमेंट की बात होती है तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फिल्ड विद साइटोप्लाज्म होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है और इनमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। क्यों मोर देन 1 न्यूक्लियस है? क्योंकि ये इंडोमाइटोसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ये इंडोमाइटोसिस कर रहे हैं, इंडोमाइटोसिस कर रहे हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस इसमें प्रिवेंटेड है। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है। ठीक, अब एंथर में कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स होते हैं जिनको हम स्पोरोजीनियस टिश्यूज कहते हैं, और इन्हीं स्पोरोजीनियस टिश्यू से बनते हैं हमारे पॉलन मदर सेल, और पॉलन मदर सेल से कौन बनता है? हमारा पॉलन ग्रेन। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है इसको आइए हम समझते हैं। तो बायोलॉजी में मेरे बच्चों आधी से ज्यादा चीजें कैसे समझ आ जाती हैं? नाम से। और अगर हम नाम पे ध्यान दें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो नाम है वो बना हुआ है 2 शब्दों से। सबसे पहला तो होता है हमारा माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर मैम नाम में क्या ही रखा है? तो बेटा जैसा शेक्सपियर कहते हैं नाम में ही सब कुछ रखा है। तो माइक्रोस्पोर जो वर्ड है वो यूज होता है फॉर मेल गैमेटोफाइट, और यहां पे मेल गैमेटोफाइट है कौन? हमारा पॉलन ग्रेन। वहीं पे जेनेसिस जो वर्ड है वो आप कहीं पे भी सुनोगे जेनेसिस, तो बात गार्ड बांध के रख लो कि जेनेसिस जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? फॉर फॉर्मेशन। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है। अब ये फॉर्मेशन हो कैसे रहा है? तो सबसे पहले आता है हमारा क्या? स्पोरोजीनस टिश्यूज। ये हो गए हमारे स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यू जब मेच्योर होते हैं तो ये किस में बदलते हैं? पीएमसी में। किस में बदल रहे हैं? पीएमसी। पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल। ठीक, अब पॉलन मदर सेल का होता है मियोटिक डिवीजन या मियोसिस। ये क्या हुआ? मियोसिस 1। जैसा कि आपके एनसीईआरटी में ने भी कहा था कि व्हेन स्पोरोजीनस टिश्यू मियोटिकली डिवाइड, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर रहे हैं। अब मियोसिस में होगा क्या? इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन ऑब्वियसली, तो इनका जो सेल है वो रिड्यूस हो जाएगा। किसमें? डिवीजन होगा इंटरनली, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। क्या होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में हमारे यहाँ 2 सेल्स बन गए। अब इनका फिर फर्दर होगा मियोसिस 2।
जिसमें हमारे सेल्स जो है वो 4 बन जाएंगे। ईच का प्लॉइडी लेवल कौन बताएगा? अब क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो रहा है तो प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाएगा, सबका प्लॉइडी लेवल n हो जाएगा। ये क्या बन गए हमारे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है बेटा, ये काफी चिपके होते हैं, ग्लूई होते हैं, लेकिन अभी भी ये हमारे माइक्रोस्पोर नहीं बने, ये हमारे मेल गैमेट्स नहीं बने, ये क्या बने हैं? पॉलन ग्रेन्स बने हैं। मेल गैमेट्स बनने में अभी भी टाइम है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या कह रही है, मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन ही तो मेल गैमेट्स होते हैं। तो नहीं बेटा, मेल गैमेटोफाइट्स हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स। मेल गैमेट्स होते हैं हमारे जनरेटिव सेल। अब ये मेल गैमेट कैसे बनेंगे? तो मेल गैमेट बनने के लिए अगेन ये एक प्रोसेस से होके गुजरते हैं। इसको ऐसे समझो कि हमारा ये हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड का एक सेल। अब इस सेल का क्या होगा? ये डिवाइड होंगे इंटरनली, इनका वैक्यूलाइजेशन होगा। पहले इनके अंदर बनेगा एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल, इनका क्या हो गया? वैक्यूलाइजेशन हो गया। अब ये जो वैक्यूलाइजेशन है, इसमें वैक्यूल बनने की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में आ जाएगा। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहाँ आ गया? पेरीफेरी या साइड में आ गया। अब इसके बाद से क्या होगा? यहां बनेंगे स्पिंडल फाइबर्स। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स एक अनबैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड डिवीजन शुरू कर देंगे, जहां पे एक सेल जो है हमारा, वो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये जो हमारा एक सेल है वो क्या होने लगेगा? डिवाइड होने लगेगा, पार्शियली दूसरी सेल से बड़ा। जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो सेल है वो अभी भी इम्बैलेंस्ड है। तो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इम्बैलेंस सेल का डिवीजन करेंगे। ठीक है, अब ये सेल कुछ ऐसा बनेगा। इसमें जो एक लार्ज सेटअप वाला एरिया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स को हम क्या कहते हैं? ट्यूब सेल्स भी कहते हैं, बिकॉज दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। और दूसरे हमारे क्या है? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल यूजुअली सेल के साइज में छोटे होते हैं। कंफ्यूजन के लिए ये मिटा दे रही हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। नाउ ये बन गया हमारा मेल गैमेटोफाइट या फिर हमारे जनरेटिव सेल। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में ना ये 2 सेल स्टेज में ही हमारा पॉलन ग्रेन पाया जाता है। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? 2 सेल स्टेज होता है। बाकी बचे हुए प्लांट्स में, बाकी 40% प्लांट में क्या होता है? 3 सेल स्टेज में पाया जाता है। 40% 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज क्या होता है बेटा? जहां पे ये पॉलन ग्रेन जो है वो डिवाइड होके 2 जनरेटिव सेल्स बना लेता है। ठीक है, तो दिस इज आवर 3 सेल स्टेज। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है, आगे बढ़े जरा, तो ये तो हमारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसी को हमारी एनसीईआरटी भी कह रही है कि the process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर सेल्स फॉर्म होते हैं, जिनको माइक्रोस्पोर टेट्राड्स कह रहे हैं। और यही 4 सेल्स जो होते हैं वो जब डेवलप होके डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं। अब हर इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। मूविंग ऑन, अब बात आते हैं पॉलन ग्रेन्स की। तो पॉलन ग्रेन्स जो है बेटा वो यूजुअली कैसे होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर में होते हैं? तो ये बने होते हैं 2 सेल से हमारे। जरा ध्यान दे हम इधर। तो पॉलन ग्रेन जो है वो बेसिकली 2 सेल के स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला आउटर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एक्साइन कह रहे हैं। और इनर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो है वो हमारा किससे बना हुआ है? बहुत ही एडवांस मटेरियल होता है, जो कि टेपेटम, याद करो मैंने जब टेपेटम पढ़ाया था तो मैं बता रही थी कि एक्साइन किससे रिलीज होता है? हमारे
टेपिटम से रिलीज होता है एक मटेरियल जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये बहुत ही मॉडिफाइड, बहुत ही एडवांस मटेरियल है। ये कैसा होता है? रेजिस्टेंट होता है, एसिडिक, एल्कलाइन, रेजिस्टेंस होता है इनमें, बहुत हार्ड रेजिस्टेंस होता है। और ये पता है ये ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स में भी पाए जाते हैं, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में आप अभी ये स्ट्रक्चर देखोगे कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है हमारे, आपके पास अगर एनसीईआरटी होगी तो आप स्ट्रक्चर देखोगे कि ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है? दिस इज आर मेड अप ऑफ एक्साइन और स्पोरोपोलिनिन। अब यही हमारा स्पोरोपोलिनिन जो है ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में होता है जो कि हेल्प करता है ग्रास्प करने। जब भी पॉलिनेशन हो रहा होता है ना तो ये स्ट्रक्चर हेल्प करता है ग्रास्प करने में किसी भी चीज को, किसी भी स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट इन टाइम, अब स्पोरोपोलिनिन बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, इसको ना एसिड गला पाता है ना अल्कलाइन। तो फिर सवाल आता है कि मैम फिर ये इसमें से पॉलिन बाहर कैसे निकल रहे हैं? तो यहाँ बेटा होते हैं हमारे कुछ खाली वेकेंट स्पेसेस जिनको हम क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म पोर कह रहे हैं। ये खाली स्पेस हो गई, इसको हम क्या कह रहे हैं? जर्म पोर। इसी के थ्रू हमारा जो वेजिटेटिव या जनरेटिव सेल है, यूजुअली जनरेटिव सेल जो है वो पॉलन ट्यूब बना के बाहर निकलता है। तो ये क्या कर रहा है? ये पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, किसके फॉर्मेशन में? पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, जर्म पोर, पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब इसके बाद से आता है इंटाइन की लेयर। अब इंटाइन की लेयर का क्या फंक्शन है? तो इंटाइन बनती है हमारे सेल्यूलोज एंड पेक्टीन से, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टीन। ये इंटरनल नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, साथ में अब सवाल आता है मैम ये आपका वेजिटेटिव सेल भी तो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। तो हाँ बेटा, हमारा वेजिटेटिव सेल भी क्या करता है? ये प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और नरिशमेंट के साथ साथ ये क्या कर रहा है? अब हमने पढ़ा था कि जो भी सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो कैसा होता है? उसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। तो इनका साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस साइटोप्लाज्म, भर भर के इनके पास खाना है। ठीक है, बहुत न्यूट्रिशियस है ये। और इसीलिए हमारा पॉलन ग्रेन जो होता है ना बेटा, ये अलग अलग जगह यूज होता है। आप देखोगे कि पॉलन ग्रेन्स का यूज जो है वो अक्सर एथलीट्स करते हैं एज अ एक्टिव इंड्यूसर, जो कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्टिव इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं ये। पॉलन ग्रेन के पास क्या है? वेजिटेटिव सेल है विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी। वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो लॉट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनका यूज कौन करता है बेटा? एथलीट्स करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। किसकी तरह सप्लीमेंट, किसकी तरह ऐड कर रहे हैं? एज अ फूड सप्लीमेंट की तरह ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा पॉलन ग्रेन में सिर्फ अच्छाइयां नहीं होती, जैसे हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, वैसे पॉलन ग्रेन को भी कई बार बहुत नुकसान करता है लोगों को। कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है पॉलन ग्रेन से, कई लोगों को हे फीवर हो जाता है। जब बहुत ज्यादा स्प्रिंग का मौसम आता है ना तो आप देखोगे अक्सर जो हॉलीवुड मूवीज है उसमें बहुत कॉमनली यूज होता है कि आई हैव हे फीवर्स। बहुत सारी मूवीज मैंने भी देखी है जहाँ यूज होता है। तो पॉलन एलर्जीज आर वेरी कॉमन जो कि पॉलन ग्रेन से हो रहा है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन का और भी बहुत सारा काम होता है बेटा, जैसे कि ये एक फॉसिल की तरह यूज होते हैं। स्पोरोपोलिन मैंने बताया था ना कि ये स्पोरोपोलिन जो है वो जल्दी रिड्यूस नहीं होता है, तो वो पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है एज अ फॉसिल। तो पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड एज अ फॉसिल एज वेल। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को किसकी तरह अपन यूज कर रहे हैं? फॉसिल्स की तरह यूज कर रहे हैं। अब पॉलन ग्रेन का ना ड्यूरेबिलिटी अलग अलग होता है। कुछ पॉलन ग्रेन जैसे ही प्लांट से रिलीज हुए वैसे मिनट्स में चले जाते हैं, आधे घंटे में चले जाते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे
जो आधे घंटे की ड्यूरेबिलिटी होती है वो होती है किसमें, एग्जाम्पल्स क्या है, हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है ना उन्हीं को याद करना होता है। आप देखो साइड बुक में पढ़ लो, साइड बुक में कितने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, हमेशा कहीं से भी क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो अलग अलग ड्यूरेबिलिटी होती है, जैसे 30 मिनट्स की जो वायबिलिटी है, जो 30 मिनट वायबल है उसमें क्या आ गया हमारा, दाल चावल। जैसा कि दाल चावल आधे घंटे में ठंडा हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता, वैसे ही ये भी व्हीट और राइस जो है वो 30 मिनट ही वायबल होता है, उसके बाद से फिर ये फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं करते, इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। वही कुछ होते हैं जो कि लंबे समय तक वायबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर मंथ्स इनकी वायबिलिटी चलती है, जैसे कि रोजेसी, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके, पॉलन वायबिलिटी के। अब पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन भी होता है, किसके थ्रू, पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन की टेक्निक जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक है विच इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। और यही आपकी एनसीईआरटी कहेगी कि pollen grains rich in nutrients, it has become a fashion in recent year to use products as food supplements, ठीक है। pollen grain अगर एक बार शेड हो जाए तो वो स्टिग्मा पे लैंड होते हैं, या फिर उससे पहले अगर स्टिग्मा पे लैंड नहीं हुए तो अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं, और इसीलिए अलग अलग pollen grain की अलग अलग वायबिलिटी होती है। इन सब सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट्स pollen grain lose viability within 30 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कुछ में सच एज रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलोनेसी, इसमें महीनों तक अपनी वायबिलिटी लूज नहीं करते, तैरते रहते, घूमते रहते हैं कि कहीं तो कोई स्टिग्मा मिल जाए, कोई स्टाइल मिल जाए जहां पे ये जाके फर्टिलाइजेशन कर पाए। अब ये पोलन ग्रेन सीमेन की तरह ही पोलन ग्रेन्स को भी -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है, और इसी लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करने की जो टेक्निक है वो है हमारी क्या, क्रायो प्रिजर्वेशन। शाबाश मेरे बच्चों, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब आते हैं हमारे प्लांट के दूसरे पार्ट पे, दैट इज आर गाइनोशियम। अब गाइनोशियम क्या है, तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये कई बार सिंगल पिस्टल से भी मिलके बन सकता है, कई बार मल्टीपल पिस्टल से भी मिलके बन सकता है। अब इसमें आप देखो कि ये जो है ये हमारा सिंगल पिस्टल का है, ठीक है, दिस इज आवर सिंगल पिस्टल। हम एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है बेटा, बट एनसीईआरटी इज अ वेरी स्मार्ट बुक, वो बहुत छिपा छिपा के देती है कि आपको पता ना चल पाए, एंड हेंस कम इन द फ्रेम अस। तो कितना छुपा लोगी एनसीईआरटी, अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टल। ये क्या है, अगर हम मोनोकार्पलरी की बात करें, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें सिंगल पिस्टल है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, हिबिस्कस हो जाएगा। फिर मल्टी कार्पलरी की बात करें तो ये क्या है, पैपेवर है। ये देखिए ये मल्टी कार्पल्स हैं, ये कार्पल बहुत सारे कार्पल से मिलकर बनता है। अब इसमें पैपेवर में भी मल्टी कार्पलरी के साथ एक और वर्ड दिया हुआ है, सिनकार्पस। अब सिनकार्पस क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, बायो में आधी ज्यादा चीजें कैसे समझ आ जाती हैं, नाम से। सो अगर पिस्टल्स जो है आपस में फ्यूज हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस कहेंगे। सिनकार्पस अगेन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सिंक, सिंक प्लस कार्पेल, तो सिंक कार्पस। सिंक का मतलब क्या होता है, जुड़ना, एक साथ मिक्स होना। तो अगर फ्यूज है तो सिनकार्पस कहेंगे। यहां देखिए आपको ये फ्यूज दिख रहे हैं, तो हेंस दीज आर सिनकार्पस स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पैपेवर। जैसे घर में आपके पिताजी जो है वो क्या करते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं, वैसे ये पैपेवर जो है वो क्या कर देगा, सबको जोड़ के रखेगा। वही मल्टी कार्पलरी में एपोकार्पस, गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया। अब एपोकार्पस क्या होता है मैम, एपोकार्पस क्या ही नाम है। एपोकार्पस का मतलब क्या है, हमारा जो पिस्टल होगा वो फ्री होगा। मल्टीपल पिस्टल है लेकिन कैसे है, फ्री है। जैसे आप यहाँ देखिए ये फ्री है, ये अपना फ्री है, ये अपना फ्री है।
तो मल्टीपल कार्पल्स तो है ही, लेकिन सारे कार्पल कैसे हैं, फ्री हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, माइकीलिया। अब माइकीलिया ऐसा नहीं लग रहा है कोई कोरी में फिरंग है। अब आप जानते हो कैसे, हम सब जानते हैं कि कैसे जो गोरी मेम होती हैं वो, उनको क्या फर्क पड़ता है कि आपका परिवार जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, उनको फर्क है कि हम निकल चले। तो वैसे ही माइकीलिया जो है वो अलग अलग रहता है। नाउ पिस्टिल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह सर्व कर रहा है। स्टाइल जो है वो हमारा कैसा है, वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। एट द लास्ट कम्स आर ओवरी। अब ओवरी में बेटा, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन लोक्यूल, ओवेरियन कैविटी। जो खाली स्पेस है उसको हम क्या कह रहे हैं, कैविटी कह रहे हैं। और कैविटी के अंदर के जो टिश्यूज हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, लोक्यूल कह रहे हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो लेट्स इमेजिन कि ये हमारा जो है, ये हमारी ओवरी है, ठीक है। अब ओवरी में ये जो खाली स्पेस है, दिस इज आवर लोक्यूल, और इसके अंदर जो टिश्यूज हैं ये क्या है, हमारे प्लेसेंटा हो गए, ठीक है। अब प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं हमारे क्या, ओव्यूल्स। क्या है ये, हमारे ओव्यूल्स। किसके थ्रू जुड़े होते हैं, तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ये क्या हो गया हमारा, फ्यूनिकल, ठीक। अब फ्यूनिकल से अटैच यहाँ जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वो क्या है हमारा, हाइलम। अब ये तो बात हो गई हमारे ओव्यूल की, ये क्या है हमारा, ओव्यूल। अब आगे जाए हम तो आप देखोगे कि यही चीज हमारा मेगास्पोरेंजियम में कह भी रहा है कि ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर attached to the placenta by the means of a stalk called funicle. अब फ्यूनिकल की बॉडी जो है वो ओव्यूल से किस रीजन में फ्यूज होती है, हाइलम में, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देखें तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसी को अगर हम उल्टा करें तो बाहर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह रहे हैं, आउटर इंट्यूबमेंट एंड इनर इंट्यूबमेंट, ठीक है। ये उल्टा स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे समझो, ठीक है। अब ये जो बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं ये हो गए हमारे क्या, इंट्यूबमेंट्स। ये क्या हो गए, इंट्यूबमेंट्स हो गए। अब इंट्यूबमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हमारा आउटर इंट्यूबमेंट एंड इनर इंट्यूबमेंट। ये इंट्यूबमेंट जो है बेटा, ये इसके आगे खाली स्पेस होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइल कह रहे हैं ओपनिंग को, और इस एंड को क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड कह रहे हैं। दूसरा होता है हमारा बेसल पार्ट। अब आप सोचोगे कि मैम अगर बेसल पार्ट की बात करें तो बेसल का मतलब तो नीचे होता है, तो नीचे का पार्ट तो हमारा माइक्रोपाइल होना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, बेसल पार्ट जो है वो हमारा ऊपर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, चैलिजल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चैलिजल एंड कह रहे हैं, चैलिजल एंड हमारा ऊपर का पार्ट है। अब इसके अंदर नरिशमेंट, क्योंकि सबको नरिशमेंट चाहिए, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं हमारे सेल्स, जो कि हमारे क्या, न्यूसिलस। क्या है हमारा, इसको दूसरे कलर से बनाती हूँ, आपको अच्छे से इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। दीज आर आर न्यूसिलस। अब क्या होता है कि न्यूसिलस में से ही एक सेल जो है, न्यूसिलस के बहुत सारे सेल्स यहाँ पड़े हुए हैं, इसमें से एक सेल आके कहेगा कि नहीं नहीं, मैं ये इजी सिंपल सादा जीवन नहीं जी सकती, मुझे क्या चाहिए, मुझे जीवन में कुछ और बनना है, मैं दूसरों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाऊंगी, नहीं, मैं सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करवाऊंगी। तो न्यूसिलस का ही एक सेल जो है वो क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर। लेट मी रीराइट इट, a cell of nucellus evolve into megaspore mother cell, मेगास्पोर मदर सेल, जिसको आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, एमएमसी कह रही है। हमने पॉलन मदर सेल को क्या कहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या कहा था, पीएमसी, पॉलन मदर सेल। वाइल ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल।
अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर फर्दर डिवीजन करेगी और डिवीजन करके क्या बनेगा ये बेटा, ये बनेगा हमारा माइक्रोस्पोर। अब आगे बढ़े, अगर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अब आगे बढ़े तो जैसा कि हमने माइक्रोस्पोर में देखा था, अब माइक्रोस्पोर में हमने क्या देखा था कि एक एमएमसी जो है, माइक्रोस्पोर में हमने देखा था कि एक पीएमसी से 4 एमएमसी बन रहे थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। सेम वही चीज यहाँ पे भी होगी। एक हो गया हमारा मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, इसका डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। डिवीजन में 2 सेल बने, मियोसिस 1, 2 से फिर 4 सेल बने, मियोसिस 2 होगा, यहाँ पे मियोसिस 2 होगा, जिसमें 2 से कितने सेल बन गए, 4, जिसमें हमारे जो 2 सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डी, इसमें हमारे 3 सेल्स बेटा डीजेनरेट हो जाते हैं। ये शुरू के 3 सेल क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। उसमें सारे ही सेल से पॉलन ग्रेन बन रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक सेल से पॉलन ग्रेन बनेगा और एक हमारा मेगास्पोर बन जाएगा। अब ये जो हमारा मेगास्पोर है, इससे बनेगा हमारा क्या, एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक बनने का जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने का प्रोसेस, इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसा कि मैंने बताया था कि मेगास्पोरोजेनेसिस अगेन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेगास्पोर एंड जेनेसिस। तो मेगास्पोर क्या है, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो अब अगर हम ध्यान दें तो आप देखो कि अब यहां से एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है। तो एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस है क्या, तो सबसे पहले एक मेगास्पोर लेंगे हम, जो कि हमको एक मेगास्पोर मिला। ये क्या है, एक मेगास्पोर लिया हमने। एक मेगास्पोर का अब क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा, इसका कैरियोकाइनेसिस होगा, काइनेसिस, ठीक है। अगेन प्लॉइडी लेवल इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लॉइडी लेवल 2n था, यहाँ मेगास्पोर का प्लॉइडी लेवल क्या हो गया, n हो गया, ठीक। इनका कैरियोकाइनेसिस हुआ, यहाँ 1 से 2 सेल में डिवाइड हुए, फिर अगेन कैरियोकाइनेसिस होगा, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। फिर दूसरा माइटोसिस, अगेन 2 से 4, और फिर तीसरा माइटोसिस, तीसरा माइटोसिस 4 से 8 सेल में होगा, ठीक है। तो कितने माइटोसिस हुए टोटल बेटा, 3 माइटोसिस, 3 माइटोसिस हो रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद से फिर होगा नेक्स्ट प्रोसेस में इनका पोलराइजेशन, क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ, जिससे बना हमारा क्या, एम्ब्रियो सैक बना, ठीक है। पोलराइजेशन में अपनी अपनी जगह हमारे सारे सेल्स के सारे न्यूक्लियस चले जाएंगे। अब पोलराइजेशन में हुआ क्या है कि हमारे 2 सेल्स जो है वो ऊपर आ गए हैं, ये हो गए हमारे एंटीपोडल सेल्स। क्या हो गए, एंटीपोडल। बीच में हमारे 2 न्यूक्लियस आ गए जिनको हम सेंट्रल सेल कह रहे हैं, ठीक है। और 3 सेल जो है वो हमारे चले गए नीचे। ये जो 3 सेल्स में से 2 हैं ये हमारे हैं सिनर्जिड्स, सिनर, और एक हमारा क्या है, एग सेल है। हैव अ क्लियर व्यू ऑफ दिस। इसको मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा पोलराइजेशन के बाद से ये 2 सेल हमारे क्या हो गए, एंटीपोडल, एंटीपोडल। बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई है जो कि एक सेल है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई कितना सेल है, सिंगल सेल है, भले ही न्यूक्लियस 2 है। और ये हमारे 3 सेल सिनर्जिड्स,
इसमें ऐसा धागे जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसको फिलीफॉर्म अपैरेटस कह रहे हैं। सिनर्जिड, ये हमारा एग सेल है और ये सेंट्रल सेल है। ये एक ही सेल की बात कर रहे हैं हम जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, तो ये हमारा सेंट्रल सेल है। ठीक है, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, गाइड करता है हमारे पॉलन ग्रेन को। क्या कर रहा है बेटा, गाइड कर रहा है टू कम टू आवर ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक। फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी। अब जरा गिन के मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने सेल हो गए। इनका क्या होगा बेटा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन में सेल जो है वो अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। अब अपनी जगह पे जाने का क्या मतलब है, हमारे 3 सेल कहाँ चले गए, 3 न्यूक्लियस ने सेल्स बनाए। इन सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, एंटीपोडल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एंटीपोडल। बीच में 2 न्यूक्लियस यहाँ पे एक सिंगुलर सेल बना रहे हैं जिनको हम सेंट्रल सेल कहते हैं, और एट द लास्ट 2 नीचे वाले सेल्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, सिनर्जिड्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिनर्जिड। आपके समझने के लिए मैं एक बार फिर से बना देती हूँ यहाँ पे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। सो लेट्स मेक इट हियर ओनली। दोबारा इसको समझते हैं कि हमारा ये हो गया एम्ब्रियो सैक। ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं एट द लास्ट, एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं। एम्ब्रियो सैक में अब क्या देखते हैं बेटा हम, कि ये जो नीचे के सेल से 8 सेल्स बने थे हमारे 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद, फिर एक मियोसिस होगा जहां पे सेल जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएट कर जाएंगे। ठीक है, अब इस मियोसिस में क्या है कि हमारे 2 सेल्स जो है नीचे के, उनको हम क्या कह रहे हैं, सिनर्जिड्स कह रहे हैं। ठीक, सिनर्जिड्स के ऊपर होता है हमारा एग सेल। फिर यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि मिलजुल के सेंट्रल सेल बनाते हैं, और ऊपर 3 सेल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एंटीपोडल कह रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल सेल। ठीक, अब जरा काउंट करके मुझे बताओ बेटा कि यहाँ पे कितने सेल्स हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल्स हो गए हमारे। तो कितने सेल है ये एम्ब्रियो सैक में, 7 सेल्स। और न्यूक्लियस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज हो जाता है हमारे पास एम्ब्रियो सैक में। कितना, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज हो जाता है। नाउ आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, जरा ध्यान दें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पहले एक बार ये समझ लीजिए। ये आप देखोगे कि एक यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस के स्पेस है जिसमें से एक कहता है कि आई विल बिकम मेगास्पोर मदर सेल। मुझे ये छोटी मोटी लाइफ में मेरा कुछ होना ही नहीं है, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल। और फिर मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, डिवाइड होना शुरू होता है। न्यूक्लियस बगल में न्यूट्रिशन दे रहा है और डिवाइड होकर क्या बनाएगा, मेगास्पोर डायाड, टेट्राड, और टेट्राड के बाद से यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीजन जो कि रिजल्ट में क्या बनाएंगे, 8 न्यूक्लियस बनाएंगे। अब इन 8 न्यूक्लियस का फिर क्या होने लगेगा, पोलराइजेशन होने लगेगा। आप देखो सिनर्जिड्स, एग सेल और एंटीपोडल अपनी अपनी जगह पे जा रहे हैं। फिर एक मियोटिक डिवीजन होगा, सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। डिफरेंशिएट होने के बाद से ऊपर वाले 3 सेल्स क्या बने हमारे, एंटीपोडल। ये हमारा पूरा सेंट्रल सेल बना जो कि 2 न्यूक्लियस से मिलकर बन रहा है, जिन न्यूक्लियस को हम क्या कह रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। देन कम सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स के नीचे आता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ लेके आता है। इट सेंड सिग्नल कि हाँ भाई हमारी तरफ रास्ता है, इधर आना है आपको। हमारा जो सिनर्जिड और एग सेल है ना बेटा, इसको कंबाइन करके हम क्या बुलाते हैं, एग अपैरेटस बुलाते हैं। सिनर्जिड प्लस एग को हम क्या बुला रहे हैं, एग अपैरेटस बुला रहे हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। यहाँ पे फीमेल, अगर हम एनसीईआरटी देखें तो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कह रहे थे, जिसको जो कि मैंने अभी बताया, ये एम्ब्रियो
एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, मोनोस्पोरिक होता है, सिंगल ही होता है। वहां पे हमारे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे क्या है, ये मोनोस्पोरिक सिंगल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये गैमेटोफाइट कितना होता है, अगर एग अपैरेटस फॉर्म करता है, एक्स सेल फॉर्म करता है, एंड एट द लास्ट ये 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज फॉर्म कर रहा है। आई होप इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। अब आते हैं पॉलिनेशन पे। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains from anther to stigma of a pistil is termed pollination. मतलब लड़का लड़की को तो हम जान गए, अब शादी की बात भी तो करनी होगी। हमने लव स्टोरी देख ली, हमने समझ लिया कि हमारा भैया जो स्टेमन है वो लड़का है, जो या पॉलन ग्रेन जो है वो लड़का है, और जो हमारा ओवरी है या एम्ब्रियो सैक है वो क्या है, लड़की है। अब लड़का लड़की में प्यार भी हो गया, दोनों को समझ आ गया कि अच्छा ठीक है मुझे तो इसी से शादी करनी है। लेकिन अब रिश्ता कौन लेके जाए, रिश्ता भी तो भिजवाना पड़ेगा ना। तो ये जो रिश्ता भेजने का प्रोसेस है, लड़के का लड़की के पास, लड़की के घर तक जाने का प्रोसेस है, उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, पॉलिनेशन कह रहे हैं। तो ये पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से होता है। 2 टाइप के पॉलिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पहला ऑटोगैमी। इस पॉलिनेशन में क्या होता है, मोस्टली ऑटोगैमी का मतलब ही है, ऑटोगैमी अगेन नाम से समझते हैं क्या है। तो ऑटोगैमी बेटा मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन नाम सुन के समझ आ गया होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सरकारी लड़का है, इसको तो खुद ही जाके शादी की बात कर लेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कॉलर टाइप फ्यूचर ब्राइट है मेरा, मैं शादी की बात करने आया हूँ, देखो मैं बहुत बढ़िया कमाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे अपनी बेटी ब्याह दो। तो ये है हमारा ऑटोगैमी। इसमें क्या होता है कि सेम टाइप के फ्लावर्स होते हैं, दोनों का कास्ट सेम है। आजकल तो वैसे भी सरकार ने वो दे ही दिया, तो जेंडर भी सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का कास्ट सेम है, सेम फ्लावर्स है, और उनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें अक्सर क्या होता है, जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं, जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, उनमें ये ऑटोगैमी बहुत रेयर होती है। उनमें क्या है, ये ऑटोगैमी बहुत रेयर है। जैसे कि आप देखो कि जो लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे होते हैं, उनमें ऑटोगैमी सेम कास्ट में शादी जो है वो ओपन लोगों के बीच में, मैंने गड़बड़ कर दी, क्या ही एग्जांपल दे रही हूं मैं, यहीं से फिर से ठीक है। सेम टाइप के फ्लावर्स के बीच में ऑटोगैमी होती है। वाइल ऑन द अदर हैंड आप देखो कि जो ओपन फ्लावर्स होते हैं उसपे तो कोई भी पॉलन ग्रेन आ सकता है, तो उसमें ऑटोगैमी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हवा चल रही है, सपोज पॉलन ग्रेन बर्स्ट हुआ और वो हवा के साथ उड़ गया, तो ऐसे में पॉलन ग्रेन जो है वो ओपन फ्लावर्स में बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन वही क्लोज फ्लावर हो, अगर क्लोज फ्लावर्स हैं, ओपन फ्लावर मतलब कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है, ऑटोगैमी रेयर होता है। चास्मोगैमस होते हैं ओपन फ्लावर्स। ओपन फ्लावर मतलब कि चास्मोगैमस फ्लावर्स। इसमें क्या होता है कि बहुत ही रेयर होता है ये ऑटोगैमी। लेकिन वहीं पे अगर क्लोज फ्लावर्स होंगे, तो क्लोज फ्लावर्स में ऑटोगैमी बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि वहां तो कोई और तरीका ही नहीं है, वहां तो कुछ है ही नहीं, तो सेम कास्ट में ही शादी करनी होगी। तो दैट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में कॉमन होता है ये। अब इसके लिए, कंप्लीट ऑटोगैमी के लिए प्लांट्स को चाहिए सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज, मतलब जब स्टिग्मा तैयार हो तभी पॉलन भी रिलीज हो, तभी ऑटोगैमी हो सकता है।
और साथ में एंथर और स्टिग्मा दोनों को ही कंपैटिबल होना होगा। अगर उनको पॉलिनेशन या सेल्फ करवाना है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, ऑटोगैमी करवानी है, तो उनको कंपैटिबल होना होगा और साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट में होना होगा। ठीक है। सम प्लांट सच एज वायला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, इसको आप एग्जाम्पल से याद कर सकते हो, COV कॉमेलिना, ऑक्जेलिया एंड वॉयला, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं हमारे सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी के। ये अब आप बार बार सुनोगे चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चास्मोगैमस ओपन फ्लावर्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और क्लिस्टोगैमस जो है वो हमारे क्लोज फ्लावर्स हैं। अब ऑटोगैमी को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हो गया हमारा जिटनोगैमी। अब जिटनोगैमी क्या है, तो अगेन बायोलॉजी में आधी से ज्यादा चीजें कैसे समझ आ जाती हैं बेटा, नाम से समझ आ जाती हैं। तो जिटनो जो नाम है उसका मतलब होता है नेबर्स, और गैमी जो वर्ड है वो आया है गैमस से, जिसका मतलब होता है क्या, मैरिज। ठीक है। तो सपोज हमारा प्लांट है जिसमें एक फ्लावर जो है वो इधर है और एक फ्लावर जो है वो इधर है। ठीक है। तो अब यहाँ सेम फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जिटनोगैमी हो जाएगा। अब जिटनोगैमी में होता क्या है कि ये जेनेटिकली तो ये सेम होता है क्योंकि सेम फ्लावर में है, तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर इकोलॉजिकली देखें तो इनको चाहिए कोई ऐसा पॉलिनेटिंग एजेंट जो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, तो ये क्या हो गया, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ठीक है। तो जेनेटिकली ये क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। लेकिन इकोलॉजिकली ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, जीनोगैमी। जीनोगैमी जो है इसी को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से। क्रॉस पॉलिनेशन में होता क्या है बेटा कि a flower of a different plant pollinate with a flower or of a completely different plant। जब दो अलग अलग प्लांट्स के टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, जीनोगैमी कह रहे हैं। ठीक है। अब जीनोगैमी में क्या हो रहा है कि अब पॉलिन खुद से तो चल के जाएगा नहीं, और ना ही जीनोगैमी में क्लोज कांटेक्ट है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का। तो इसमें क्या होता है, हमको चाहिए होता है पॉलिनेटिंग एजेंट। अब पॉलिनेटिंग एजेंट है क्या, तो हमारे बेसिकली 3 टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। सबसे पहला आता है हमारा क्या, पॉलिनेशन बाय विंड। विंड पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स जो होने चाहिए, अब सोचो किसी चीज को हवा में उड़ाना है तो कैसी होगी, हल्की होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, चिपक ना जाए कहीं पे तभी तो उड़ेगी। तो ये जो है पॉलिनेशन बाय विंड में पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ताकि वो विंड की करंट के साथ इजीली फ्लाई कर सके। इसके साथ साथ ऑफन ये वेल एक्सपोज स्टेमन होता है। स्टेमन जो है वो खुले हुए प्लांट में होता है, एक्सपोज होता है ताकि हल्की सी भी हवा चले और उड़ गए। साथ में इनमें ना कोई फेदरी सब्सटेंस, आपने देखा होगा अक्सर गांव में एक फेदर टाइप का उड़ता रहता है, हमारे यहाँ इसको पता है चोर कहते हैं। लेकिन आप मुझे बताते रहना क्या क्या कहते हैं। तो ना वो ऐसा फेदरी होता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, फेदर जैसे लगे होते हैं। तो ये जो फेदर सब्सटेंस हैं ये क्या करते हैं, ये एयरबॉर्न इजीली एयर को ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो इजीली उड़ जाए। इसके बीच में होता है प्रेजेंट हमारा पॉलन। ठीक है। इनमें अक्सर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में सिंगल ओव्यूल होता है और न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं, वो इन्फ्लोरेसेंस में मतलब गुच्छे में पैक होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ही यहाँ पे क्या है, गुच्छा है। ठीक है। यहाँ देखो आपकी ये विंड पॉलिनेशन है, यहाँ पे सिंगल ओव्यूल है, मल्टीपल फ्लावर जो है वो गुच्छे में पैक है, एज वेल एज एक्सपोज है, प्रॉपरली इनको एक्सपोज किया गया है।
आगे बढ़े जरा, तो पॉलिनेशन बाय वाटर जो है वो क्वाइट रेयर होता है, बहुत ज्यादा पॉलिनेशन नहीं होता वाटर में। जो इनिशियल प्लांट्स थे जब इवोल्यूशन हो रहा था तो वाटर से बाहर निकल के आ रहे थे, उनमें अक्सर होता है। ये क्या है, मोनोकोटिलेडोन्स मोस्टली इनका जेनेरा होता है। वाटर में अब क्या होना चाहिए, अब जरा आप सोच के बताओ कि वाटर में जो पॉलिनेशन है उसमें क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल्स इसका लिख लीजिएगा बेटा, वैसिलिनेरिया एंड हाइड्रिला, जो कि हमारे, और सी ग्रासेस सच एज जोइस्ट्रा। वाटर का जो पॉलिनेशन है वो बेसिकली कैसा होना चाहिए, एक तो ये लाइट होते हैं ताकि इजीली वो बह सके, साथ में इनके ऊपर एक बहुत ही वैक्सी कवरिंग होती है, ठीक है। क्या होना चाहिए, दे हैव अ वैक्सी कवरिंग, ताकि अंदर का जो भी मटेरियल है वो प्रोटेक्टेड रह सके। Female flower reach the surface of water by the long stalk, and the male flower or pollen grain are released onto the surface of water. They are carried passively by the water current. Some of them eventually reach to the female flowers. Pollen grains जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, और आराम से वाटर करंट के थ्रू पैसिवली ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। म्यूकिलेजिनियस कवरिंग होती है, जैसा कि मैंने बताया, वैक्सी कवरिंग या म्यूकस की कवरिंग, म्यूकिलेजिनियस कवरिंग होती है, प्रेजेंट होती है। अब और मैं एक बात और बता दूं, इनमें चाहे वो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, दोनों ही चीजों में, दोनों ही केसेस में क्या होता है बेटा कि फ्लावर जो होता है वो नॉन स्मेली होता है, बहुत ज्यादा स्मेल नहीं होता, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर के पेटल नहीं होते, क्योंकि पेटल्स या स्मेल दोनों ही प्रोड्यूस करने का एक ही रीजन था कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। सो यहाँ तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो ही नहीं रहे, तो इसीलिए ये पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होते। इसका एक और नाम है, अब जैसा कि मैंने बताया, बायो इज नॉट अबाउट लेमन पीपल, ये किसके लिए होता है, एलीट लोगों के लिए होता है। तो एलीट, अब हम सिंपल नाम से तो जाएंगे नहीं, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, हम किसके नाम से जाएंगे, इसको वाटर पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। और विंड पॉलिनेशन को हम क्या कह रहे हैं, एनिमोफिली कह रहे हैं। तो हम आम भाषा में तो बात नहीं करते, हम बात करते हैं किसमें बेटा, एलीट वाली भाषा में। तो एलीट वाली भाषा में हम क्या करेंगे, वाटर पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, वाटर पॉलिनेशन को हम कहेंगे मेरे बच्चों, फिर से करना पड़ेगा, हम नॉर्मल भाषा में तो बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं किसमें, एलीट वाली भाषा में। तो एलीट वाली भाषा में बेटा वाटर पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। विंड पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, कहेंगे एनिमोफिली। और जो तीसरे टाइप का हमारा पॉलिनेशन है जो अभी हम पढ़ेंगे, विच इज एंटिमोफिली, पॉलिनेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स, इसको क्या कहेंगे, एंटिमोफिली। अब एंटिमोफिली में होता क्या है, अब इसको ऐसे समझो कि एंटिमोफिली में ना हम बुला रहे हैं कि इंसेक्ट आओ, कोई आओ भाई और आके ले जाओ, बुलाने के लिए किसी को लालच तो देना ही पड़ेगा। तो अब लालच देने के लिए हम क्या करते हैं, तो फ्लावर्स में क्या होता है, फ्लावर्स आर कलरफुल, ये कलरफुल होते हैं बिकॉज रंग बिरंगी चीजें सबको पसंद आती हैं, तो फ्लावर्स आर कलरफुल। इसके अलावा क्या होता है, दे हैव अ वेरी स्वीट स्मेल, या फिर नेक्टर, स्वीट स्मेल होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है कोई गिफ्ट के फॉर्म में, क्योंकि जब भी हम किसी को बुला रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, हमको उसको रिवर्स में कुछ देना होगा, और ये रिवर्स क्या होता है, गिफ्ट होता है। कई बार और भी तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम इंसेक्ट्स को बुलाते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इंसेक्ट्स के पॉलिनेशन में, ये तो वाटर का पॉलिनेशन हो गया हमारा, ये डायग्राम, बीज, बटरफ्लाई, वास्प, बीज, बटरफ्लाई, वास्प, फ्लाइज, बीटल्स एक्सेट्रा, ये जो है कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली डोमिनेट करते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, एबायोटिक पॉलिनेशन था। एबायोटिक पॉलिनेशन का मतलब जो नॉन लिविंग बींग्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा हो, सच एज विंड एंड वाटर। शाबाश। अब
कई बार लार्जर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सच एज रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, गार्डन लिजर्ड्स। फ्लावर में पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, या इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में क्या होता है कि फ्लावर लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, और फ्लावर्स जो है वो स्मॉल होते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स क्लस्टर्ड होते हैं, एक ही जगह होते हैं, थोड़ा सा भी हिले तो कुछ ना कुछ पॉलन ग्रेन तो पहुंच ही जाए। साथ में इनके पास क्या होता है, इनके पास पॉलन किट होता है, वो याद करो मैंने कहा बताया था पॉलन किट, वहां पे जहां पे हम पढ़ रहे थे टेपिटम के बारे में कि पॉलन किट इज द येलोइश सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस जो कि हेल्प करता है चिपकने में। तो फ्रेग्रेंस होता है एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, साथ में ओडर रिलीज करते हैं, और साथ में ये रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। अब रिवॉर्ड्स में नेक्टर हो सकता है, कई बार ये जगह प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑर्गेनिजम्स टू ले एग, जैसे कि वॉस्प और फिग। फिग के प्लांट में क्या होता है बेटा कि फिग के प्लांट में अब बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे पॉलिनेशन क्या था कि हमारे लड़के वाली लड़की वाली की तरफ रिश्ता लेके गए हैं, लेकिन अब लड़की वालों को भी तो चेक करना पड़ेगा ना, कुंडली वुडली मिलानी पड़ेगी कि कहीं ये सेम गोत्र के नहीं है, कहीं ये सेम बहुत सारी चीजें होती है ना, मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं कि इनका कास्ट तो सेम है, गोत्र तो सेम नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, क्योंकि देखो अब हमारा प्लांट भी नहीं चाहता है कि सेम सेल्फ पॉलिनेशन हो, ठीक है, बिकॉज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब सवाल आता है कि मैम भला ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन नाम की बला है क्या? तो बेटा क्या होता है, आप देखो कि जब कंटिन्यूस 6 जनरेशन तक सेम प्लांट्स का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने लगता है तो क्या होता है कि उनके जेनेटिक मटेरियल में स्टेन आने लग जाता है। सेम चीज आप देखो आजकल बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, जहां पे पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ ग्रेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सेम जेनेटिक मटेरियल जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ऐसी ही सेम चीज हुई थी इजिप्ट में। इजिप्ट में क्या होता था कि आपस में शादी करवा दी जाती थी, भाई की बहन से शादी करवाई गई, क्वाइट इंसेस्टर, ओ माय गॉड, लेकिन होता था। तो भाई की बहन से शादी करवा दी गई। अब इसकी वजह से क्या होने लगा कि धीरे धीरे जो उनके फैरोज थे, मतलब रॉयल फैमिली का ऐसा मानना था कि उनका ब्लड जो है वो प्योर रहना चाहिए, तो जो फैरोज थे उनकी आपस में फैमिली में शादी हो जाती थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि दे ऑल्सो सॉ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैन कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करवाते हैं हम चूज करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके, सेल्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नाउ flowering plant has developed many devices to discourage self pollination and to encourage क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये डिवाइसेस हैं क्या? सबसे पहला आता है स्टिग्मा स्टाइल रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा स्टाइल रिसेप्टिविटी। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि अगर क्या हो रहा है कि स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव ही नहीं है, या स्टिग्मा और पॉलन का रिसेप्शन जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है। या तो पहले स्टिग्मा जो है वो रिलीज हो जा रहा है, या तो पहले सिग्मा रिसेप्टिव बन जा रहा है, या तो पॉलन जो है वो बाद में रिलीज हो रहा है। स्टिग्मा पॉलन पहले रिलीज हो जा रहा है, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा सेल्फ पॉलिनेशन को हम अवॉइड कर पा रहे हैं। दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो दूसरा तरीका क्या है, डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस of male and female gametes। तीसरी डिवाइस क्या है बेटा कि ये इनब्रीडिंग डिवाइस बचाने के लिए एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जहां पे पॉलन जर्मिनेशन। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पे
प्लांट ही इतना ज्यादा कंपैटिबल नहीं है, या तो हमारा गाइनोशियम कंपैटिबल नहीं है, या तो हमारा एंड्रोशियम कंपैटिबल नहीं है, तो तीसरा प्लांट्स ने खुद ही डेवलप कर लिया कि भाई ये तो सेल्फ इनकम्पैटिबल हैं, इनका तो कंपैटिबिलिटी होना ही नहीं है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। हमको मेल चाहिए नहीं, हमको फीमेल चाहिए नहीं, हमारा पूरा प्लांट कैसा होगा, सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगा। तो ऐसे में क्या होगा, पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर सच एज पपाया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। कई स्पीसीज में, जैसे कि पपाया एग्जांपल भी दिया हुआ है, पपाया जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं, और ये है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इसको ऐसे समझो कि हमारा हो गया, कुंडली वुंडली भी मिल गई, अब बारी किसकी आ रही है, लड़का लड़की के मिलने की। तो दैट लड़का लड़की का मिलना इज आर पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब पॉलिनेशन में क्या होता है कि राइट टाइप का पॉलन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जैसे सपोज लड़का लड़की मिल रहा है, तो उसमें लड़की के दिमाग में जो लड़के की इमेज है वो सही टाइप की है कि नहीं है, या फिर लड़की ने जो सोच रखा है कि भाई मुझे तो ऐसे ही लड़का चाहिए जो 6 फुट लंबा हो और बहुत पैसे कमाता हो, बहुत हैंडसम हो, तो वैसा है कि नहीं है। लड़के ने सोच रखा है कि मुझे तो लड़की ऐसी चाहिए जो कि ऐसी हो, सुंदर हो, सुशील हो, वैसी है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको इंटरैक्ट करना पड़ेगा, और यही इंटरैक्शन जो है वो कैसे होता है, तो ये पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का तरीका क्या है हमारा। आप देखोगे कि पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड करता है, ठीक है। अब अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन होगा तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन लैंड कर सकते हैं हमारे प्लांट पे, और ये सब प्रोड्यूस करते हैं क्या, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। अब बेटा हमने कंपैटिबिलिटी प्रोटीन कहाँ पढ़ा था, कौन प्रोड्यूस कर रहा था कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, हमारा टेपिटम प्रोड्यूस कर रहा था। वेरी गुड। सो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन जो है वो जैसे ही प्रोड्यूस होता है वैसे ही हमारा पिस्टल पहचान लेता है कि अच्छा ठीक है, ये तो भाई ये तो 6 फीट है, बहुत पैसे भी कमा रहा है, परफेक्ट मेरे टाइप का बंदा है। पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। अब ये क्या हो गया, पिस्टल ने प्रोमोट कर लिया। अब इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से होगा फर्टिलाइजेशन। मिलजुल लिए। अब बारी आ गई है शादी ब्याह की, तो शादी ब्याह का प्रोसेस क्या है हमारा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम क्या कह रहे हैं बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल पॉलन ग्रेन्स हैं। पॉलन ट्यूब ये क्या बनाते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं। मोस्टली जो पॉलन ट्यूब होते हैं, मोस्टली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो सिंगल पॉलन ट्यूब ही फॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि एज वी ऑल नो बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो कुछ ऐसे भी पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि मल्टीपल पॉलन ट्यूब्स फॉर्म करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि आफ्टर दिस हमारा स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा पे लैंडने के बाद से हमारे पॉलन ग्रेन्स क्या कर रहे हैं, पॉलन ट्यूब फॉर्म कर रहे हैं। अब पॉलन ट्यूब फॉर्म करने के बाद से हमारा जो मेल गैमेट है वो नीचे की तरफ जाता है। अब जैसे कि ये तो हो गया हमारा लड़का लड़की मिल लिए, बातचीत कर लिए। अब क्या होगा, अब जाएगी बेटा बारात। तो बारात जब जाने लगेगी तो हमारे दूल्हे को तैयार भी होना है। दिस इज आवर पिस्टल, और पिस्टल पे आएंगे हमारे मल्टीपल पॉलन ग्रेन्स। जैसे कि लड़की को अप्रोच किया मल्टीपल लड़कों ने, लेकिन बात किससे बनी, जिसका पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन सही था, जिसका कंपैटिबिलिटी प्रोटीन सही था। तो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन बनाने के बाद से बना पॉलन ट्यूब। अब यहाँ हमने पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म हैज 2 सेल स्टेज। तो यहाँ पे क्या हमारा कैसा सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज है, जहां पे न्यूट्रिशन अभी जब पॉलन ट्यूब बन रहा है तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, हमारा वेजिटेटिव सेल। ये क्या करेगा, ये एक और डिवीजन करेगा व्हाइल मेकिंग द पॉलन ट्यूब, दैट इज, अब ये क्या हो गया, 3 सेल स्टेज हो गया। क्या हो गया, 3 सेल स्टेज।
अब पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो गया है हमारा, 3 सेल स्टेज भी हो गया। ये है हमारा ओवम। अब पॉलन ट्यूब जाएगा एंड इट विल स्टार्ट फर्टिलाइजिंग इट। जैसा कि आप इसमें देखोगे भी कि हमारी एनसीईआरटी कह भी रही है कि एलिस ऑफ पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ, और साथ में इनलार्ज व्यू ऑफ एन एग अपैरेटस शोइंग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। एग अपैरेटस में एंट्री हो गई है पॉलन ट्यूब की, आप ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। मेल गैमेट्स है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और ये एंट्री करवा कौन रहा है? कौन कह रहा है कि भाई मैं माइक्रोपाइलर एंड पे हूँ, चालेजल एंड पे मत चले जाना? ये कौन कह रहा है? फिलीफॉर्म अपैरेटस कह रहा है हमारा। यहाँ पे है हमारा क्या? फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस ने क्या किया? फ्यूजन करवा दिया। फ्यूजन के बाद से क्या होगा? हमारे दो जर्म सेल्स हैं, दो जर्म सेल्स है, दो मेल गैमेटोफाइट है। ये मेल गैमेटोफाइट में से एक कौन करेगा? एक जाएगा सिनर्जिड्स को वो करते हुए एक्सेल के पास, और दूसरा क्या करेगा? दूसरा हमारे पोलर न्यूक्लियाई को डिवाइड करेगा, पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा। तो एक जर्म सेल ने, एक जर्म सेल प्लस क्या हो गया हमारा? एग सेल, जो कि क्या बनाएगा? हमारा जाइगोट या सीड, जो भी फर्दर स्ट्रक्चर होगा हमारा वो बनाएगा। और दूसरा जर्म सेल जो है वो कहां जाएगा बेटा? दूसरा जर्म सेल ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई को, सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है हमारे, और 2 फर्टिलाइजेशन है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन तो समझ आ गया, लेकिन ये डबल फर्टिलाइजेशन में हुआ क्या है? पहला तो एक सेल और एक सेल, ये एक फ्यूजन हुआ, ठीक है, ये एक फ्यूजन हुआ, एक जर्म सेल एक एग सेल, सिंगल फ्यूजन हुआ। यहाँ पोलर न्यूक्लियाई कितने थे बेटा हमारे? आपको अगर याद होगा तो सेंट्रल सेल तो एक था हमारा, पोलर न्यूक्लियाई कितने थे? 2 थे। तो हमारे जर्म सेल का एक, इस जर्म सेल का एक न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई के 2 न्यूक्लियस मिलके कितना बना रहे हैं? यहाँ पे डबल फ्यूजन। तो 1 और 2 मतलब कितना फ्यूजन हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, इतना टॉपिक समझ आ गया होगा। तो ये तो हो गई हमारी फर्टिलाइजेशन की बातें कि फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। दैट इज फर्टिलाइजेशन। यही एनसीईआरटी हमारी पूरी बता रही है कि pollen germination of stigma of produce a pollen tube through one of the germ pores। एक सिंगल जर्म पोर के थ्रू pollen tube का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर pollen grain जो मूव कर रहा है, pollen grain जो है वो pollen tube के थ्रू मूव कर जा रहा है। A pollen tube grows through the tissue of the stigma and the style and reaches the ovary। अब इसके बाद से क्या हो रहा है? जनरेटिव सेल्स जो हैं वो डिवाइड होंगे और फॉर्म्स 2 male gametes during the growth of pollen tube in the stigma plants which shed pollen in the 3-celled condition। pollen अब हमारा किस कंडीशन में पहुंच गया है? 3-celled कंडीशन में पहुंच गया है। इसके बाद से क्या होगा? pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropylar end, then enters one of the synergids through the filiform apparatus। Many recent studies have shown filiform apparatus present in the micropylar end of the synergid guides the entry of pollen tube। जैसा कि मैंने आपको बताया कि pollen tube को कौन गाइड कर रहा है? हमारा filiform apparatus गाइड कर रहा है। ये पूरा इंटरैक्शन क्या है? pollen pistil इंटरैक्शन। अब इसके बाद से क्या होगा कि ये तो बात हो गई हमारी नेचुरली जो हो गया। अब आते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे। शादी ब्याह सब नेचुरली हो गया, लेकिन अभी जो दूल्हे का छोटा भाई है उसने देख लिया कि भैया अभी तो शादी के बाद बहुत लड़ते हैं, तो मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा, मैं नेचुरली नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं जैसे आजकल टीवी सीरियल, एक मूवी भी आई थी आई गेस, जिसमें उसने रोबोट से शादी कर ली थी। टीवी सीरियल भी आता था, क्या नाम था उस टीवी सीरियल का? व्हाटएवर, जो भी हो, तो कमेंट में बताना मुझे।
अब छोटा भाई कहेगा मैं ऐसे शादी वादी नहीं करूंगा, मैं डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो जो चाहिए वो मैं लूंगा, और वो उस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से मैं उसके साथ रहूंगा। तो ये रियल लाइफ में तो मिलना पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब लेट्स इमेजिन हमको एक ऐसा प्लांट चाहिए जो कि बहुत मीठा भी हो और बहुत ज्यादा फ्रूट चाहिए जो बहुत मीठा भी हो और बहुत लंबे समय तक वायबल भी हो। तो हम क्या करेंगे, हम दो ऐसे प्लांट्स का पॉलिनेशन साथ में करवाएंगे। तो ये क्या है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है कि अगर सपोज सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, इमस्कुलेशन। अब इमस्कुलेशन क्या है बेटा, लेट्स इमेजिन कि हमारा जो प्लांट है वो कैसा है, हमारा जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब उसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट है। तो अब इसमें क्या होगा कि हम एंथर को निकाल देंगे, ठीक है, वी रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, ताकि फर्टिलाइजेशन सेल्फ ना हो जाए। उसके बाद से फिर इसको बैग से कवर कर देंगे ताकि कंटामिनेशन ना हो जाए, कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन आके नहीं नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, कोई पॉलन ग्रेन आके इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए हमारे डिजायरेबल फ्लावर से। सो सेकंड प्रोसेस जो होगा वो होगा बैगिंग। और बैगिंग के बाद से जब हमारा फ्लावर जो है वो रिसेप्टिविटी अटेन कर लेता है, जब मेच्योर हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, उसको पॉलन डस्टिंग कर देंगे। पॉलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट्स आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, और उसके बाद से इनकी टैगिंग कर दी जाती है। तो तीसरा पार्ट क्या है, पॉलन डस्टिंग एंड टैगिंग, ठीक है। पॉलन डस्टिंग हो गई, टैगिंग हो गई। अब जिस प्लांट का हमको पॉलन ग्रेन चाहिए था उस प्लांट का पॉलन ग्रेन हमने जाके अपने फ्लावर पे डस्ट कर दिया, और अब यहाँ डस्ट करके दोबारा रीबैक करके टैग कर दिया कि इस दिन हमने टैग किया कि इस दिन हमने पॉलन ग्रेन को डस्ट किया था। तो अब क्या हो गया कि जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक पॉलन ग्रेन चाहिए था, अब इनके पास तो कोई चारा ही नहीं है, करना ही है भाई, फर्टिलाइजेशन होना ही होना है। तो होगा पेरेंट, इफ फीमेल प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल तो फिर बैगिंग इमस्कुलेशन होगा ही नहीं, और सेम प्रोसेस लगातार हम करते रहेंगे। अब आते हैं, ये तो बात हो गई हमारे डबल फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर बेटा हम बात करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा कि हमारे दो फर्टिलाइजेशन हुए थे। सबसे पहला आया था हमारा पोलर न्यूक्लियाई, मेल गैमेट्स जो है, वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड द egg cell, moves toward the egg cell and fuses with nucleus। सबसे पहला क्या होगा हमारा, सिनगैमी होगा। क्या होगा, सिनगैमी। अब सिनगैमी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिनगैमी वाला जो प्रोसेस है, सिनगैमी वाला जो प्रोसेस है यही मेल और फीमेल, वन जर्म सेल प्लस एग सेल, अगर इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सिनगैमी कह रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम है सिनगैमी। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट। हमारा हेप्लॉइड मदर सेल था, मतलब हेप्लॉइड हमारा ओव्यूल था, एग सेल था, और हेप्लॉइड हमारा क्या था, पॉलन ग्रेन था, तो मिलके क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट। तो सिनगैमी रिजल्टेड इन डिप्लॉइड जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है बेटा, ये जाइगोट फर्दर डेवलप होके क्या बना देगा, जाइगोट फर्दर डेवलप होके हमारा क्या बना देगा, सीड बनाएगा, ठीक है। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव होगा, सेंट्रल सेल से फ्यूज होगा, और ट्रिप्लॉइड ये सीड या जाइगोट कैसा होगा, 2n का स्ट्रक्चर होगा इसका। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या था, सिनगैमी के साथ साथ फ्यूजन, जिससे क्या बना, फ्यूजन ऑफ सेंट्रल सेल। किसका फ्यूजन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल सेल का फ्यूजन हो रहा है। तो सेंट्रल सेल का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा हमारा,
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो रहा है, यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। एक तो हमारा जर्म सेल, मेल गैमेट्स, वही जर्म सेल्स, हमारा एग सेल, और ये हमारे डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। और क्योंकि 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन हुआ है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, तो इसीलिए दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल्स बनते हैं। हमारा जो सेंट्रल सेल का फ्यूजन हुआ है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल्स बन रहे हैं। और ये सेल्स किस में डेवलप होंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म में। इसको हम ऐसे समझेंगे कि आप देखो यहाँ पे जाइगोट हुआ, जाइगोट से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, 2 से 4, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना, एंड देन ये बना। इसको ऐसे समझो कि ये हमारा क्या था, सेल था, ठीक है। ये हमारा एंडोस्पर्मिक सेल था। एंडोस्पर्म सेल में हुआ हमारा मल्टीपल न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। फिर यहां पे हुआ साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये हमारे सेल्स बन गए और ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया है। Each cell of these multicellular structure is called PEC, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल। प्राइमरी, ये क्या थे हमारे पेन थे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या है हमारे प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल थे। इनका इंडोस्पर्म का बेसिकली काम क्या होता है मेरे बच्चों, इनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जब तक हमारा जो सीड है वो फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता, अपने लिए खाना बनाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एंडोस्पर्म, the cell of these tissues are filled with reserve food material that are used for the nutrition and the development of embryo. Most common type का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है पेन, वो जाता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है कि कैसे न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से फ्री न्यूक्लियस बनते हैं। उसके बाद से फिर फ्री न्यूक्लियर, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह रहे हैं। नाउ इसके बाद से फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है और ये सेलुलर बन जाते हैं। सेलुलराइजेशन की वजह से फ्री न्यूक्लियस फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वैरीज ग्रेटली। कई बार न्यूक्लियस मर्ज हो जाते हैं और इनका जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा वैरी करता है। यही आपको पेन का बहुत अच्छा एग्जांपल देखने को मिलेगा, पेन का एज वेल एज पेक का बहुत अच्छा एग्जांपल देखने को मिलेगा वाटर ऑफ कोकोनट में। दैट इज ऑल मेड अप ऑफ आवर पेक, व्हाइट कर्नल सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम, कुछ प्लांट्स में जैसे कि आपका ग्राउंडनट हो गया, पीनट हो गया, इसमें एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो जाता है। आप जब भी खोलते हो तब सिर्फ सीड मिलेगा आपको। लेकिन कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म बाकी रह जाता है, जैसे कि कैस्टर एंड कोकोनट, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एम्ब्रियो की। जाइगोट, जाइगोट से क्या बना हमारा बेटा, एम्ब्रियो बना। अब एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो जो है वो माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक में सब कुछ, गांठ बांध के रख लो कि सब कुछ कहां डेवलप हो रहा है, हमारा माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप हो रहा है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है। जाइगोट मोस्टली डिवाइड होने लग जाता है। पहले हमारा एंडोस्पर्म डिवाइड होता है एंड देन उसके बाद से हमारा जाइगोट डिवाइड होता है। एंडोस्पर्म प्रीसीड्स द डिवाइडिंग और ग्रोथ ऑफ आवर जाइगोट, क्योंकि जाइगोट बनने से पहले जाइगोट के खाने पीने रहने का खर्चा तो हमको देखना पड़ेगा ना बेटा। तो वो क्या कर रहा है, हमारा एंडोस्पर्म कर रहा है।
जैसा कि एनसीईआरटी भी आपकी कह रही है कि दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो दो द सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडॉन्स एंड डाइकोटिलेडॉन्स। सीड आप देखोगे कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में सीड बहुत डिफर करते हैं, लेकिन जो अर्ली स्टेज है ना एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, सॉरी एम्ब्रियो सैक बोल रही मैं, इनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सीड्स में बहुत ही कॉमन। अब ये देखिए ये आपका एम्ब्रियो है, तो the zygote give rise to the proembryo and subsequently to the globular heart shaped and mature embryo। जैसा कि हमने पिछली बार में देखा था कि जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट का डिवीजन शुरू होता है, डिवीजन जो है वो प्रोएम्ब्रियो में बदलता है, प्रोएम्ब्रियो से फिर हार्ट शेप एंड देन ग्लोबुलर। टिपिकल डाइकोटिलेडॉन एम्ब्रियो, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा डाइकोट एम्ब्रियो है। इसमें आपको दो कॉटिलेडॉन्स भी दिख रहे होंगे, ये एक एंड ये दूसरा कॉटिलेडॉन दिख रहा है। ये हमारा जो डिवीजन का पार्ट है दैट इज आवर प्लूम्यूल। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ये जो कॉटिलेडॉन्स के ठीक ऊपर का पोर्शन दैट इज आवर एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के बाद से क्या होता है बेटा, हमारा पोर्शन बिलो द कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल आप देख सकते हो, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या है हमारा एपिकोटाइल। एपी का मतलब जैसा कि मैंने आपको कई बार समझाया, बायो में आधी से ज्यादा चीजें कैसे समझ आ जाती है, नाम से। एपी का मतलब क्या होता है ऊपर, तो एपिकोटाइल एंड दिस इज आवर हाइपोकोटाइल। इसके बाद से फिर है क्या, एक सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द कॉटिलेडॉन हाइपोकोटाइल दैट जर्मिनेटेड लोअर पार्ट इज रेडिकल और रूट टिप। ये रेडिकल से हमारा क्या बनता है, रूट बनता है। हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल जो है वो हमारी क्या बनाते हैं, शूट सिस्टम को डेवलप करते हैं। ये रूट कैप से कवर होता है। वहीं अगर हम मोनोकॉट की बात करें, दिस इज आवर मोनोकॉट, तो मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडॉन होता है। आप देखो कि यहाँ पे सिंगल कॉटिलेडॉन दिख रहा है। अब सिंगल कॉटिलेडॉन, ग्रास फैमिली के कॉटिलेडॉन्स को यूजुअली स्क्यूटिलम कहा जाता है। ये दिख रहा है आपको, यही है हमारा कॉटिलेडॉन। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, एनसीईआरटी है बायो जो है वो सिर्फ एलीट लोगों की भाषा है। तो कॉटिलेडॉन एक नाम से क्या ही होगा, तो इन्होंने सोचा कि भाई एक नाम से कुछ होना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम दो दो नाम का यूज करेंगे ताकि जो आए हमसे टकराने वो भिड़ ना पाए हमसे। And that is situated toward the side of the embryonal axis। कहाँ situated है, embryonal axis के साइड में situated है। तो ये तो बात हो गई हमारे। इसके अलावा ये हो गया हमारा कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा जो है वो रूट सिस्टम को फॉर्म करता है, कोलियोप्टाइल हमारा शूट सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। शूट एपेक्स है पास में, यही शूट एपेक्स डेवलप होगा। एपीब्लास्ट जो है वो फर्दर डेवलपमेंट के काम में आता है। रेडिकल रूट कैप अभी मैंने बताया कि क्या फंक्शन कर रहा है। आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब बढ़े आगे, तो बात आती है हमारे सीड्स की। अब सीड्स जो है बेटा ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। किसके नाम से जाने जा रहे हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये टिपिकली इनमें क्या होता है, सीड कोट होता है। हमारा जो सीड कोट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है टेस्टा, दूसरा होता है टेगमेन। तो हमारी जो आउटर सीड की कोट है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, टेस्टा कहेंगे। इनर सीड की कोट है उसको हम क्या कहेंगे, टेगमेंट कहेंगे। ठीक है, तो सीड कोट को हम बेसिकली किस, सीड कोट, सीड के आउटर लेयर की कवरिंग है। कोट का मतलब क्या है, बाहर से पहनने वाला। तो सीड के पास भी कोट है बेटा, बस एक कुछ लोगों के पास नहीं है, क्या बताऊं मैं दुख। तो सीड कोट आउटर जो है वो क्या है, टेस्टा, और इनर जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, टेगमेन कह रहे हैं। सीड जो होते हैं उनमें लेग्यूम्स, मेच्योर सीड
कैन बी नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। मतलब कि एल्बुमिनस का क्या मतलब है, एल्बुमिन नहीं प्रेजेंट है। एल्बुमिन क्या है, हमारा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, इंडोस्पर्म है, सिंपल सी बात है। तो अगर जिस सीड में इंडोस्पर्म नहीं बचा होगा, सारा सीड ने इंडोस्पर्म खा लिया, उसको हम नॉन एल्बुमिनस कहेंगे या एक्स एल्बुमिनस कहेंगे। वाइल कुछ सीड्स जो होते हैं उनमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्बुमिनस सीड्स कहेंगे। Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is completely used up during embryonic development. In some seeds such as black pepper, wheat, remnant of nucellus is also present. This residal persistent nucellus is the perisperm. कुछ सीड्स में हमारे क्या होता है बेटा, न्यूसेलस भी प्रेजेंट होता है। न्यूसेलस कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, इंडोस्पर्म एम्ब्रियो सैक में पढ़ रहे थे हम लोग। याद करो जब हम पिस्टल पढ़ रहे थे, एक्सेल्स पढ़ रहे थे, तो वहां था हमारा न्यूसेलस। तो कुछ सीड्स में हमारे न्यूसेलस भी प्रेजेंट होते हैं, और यही जो न्यूसेलस है, इस न्यूसेलस को जब ये सीड में डेवलप होता है तो इसको क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। नाउ इंट्यूगमेंट्स ऑफ द एव्यूल हार्डन एज द टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। इंट्यूगमेंट हार्ड होके क्या बन जाता है, सीड कोट बन जाता है, और दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। सीड कोट के पास एक छोटा सा पोर रहता है, सब तो टफ हो गया, सब तो वो हो गया, लेकिन सांस लेने की भी तो जगह दो भाई। तो इसके लिए एक छोटा सा पोर होता है इसके पास। ये जो पोर है ये हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। अब सीड जैसे जैसे मेच्योर होता है, हमारा जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड जो है वो हमारे इसी मेच्योर इसको वाटर रिटेन कैपेसिटी को होल्ड करके रखता है। आप देखोगे कि सीड के साइड में आपको स्ट्रक्चर दिखाई भी देगा। तो अब जैसे जैसे सीड मेच्योर होता है ये वाटर रिटेंशन छोड़ देता है, और क्या होने लगता है, ड्राई होने लग जाता है। 10 to 50% मास वाटर का रिलेटिव ड्राई हो जाता है, इनका चला जाता है, और ये एक स्टेट में इंटर कर जाते हैं। किस स्टेट में बेटा, डोरमेंसी के स्टेज में, जहां पे क्या होता है कि ये इनएक्टिव हो जाते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्या है, स्लो मेटाबॉलिज्म है, स्लो मेटाबॉलिज्म है। अब सीड का फायदा क्या होता है, मैम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमको सीड का फायदा क्या है हमको। तो बेटा सीड जो है वो अपना क्या फायदा ला रहा है कि सबसे पहले तो सीड प्रोवाइड्स वेरिएशन, दूसरा डिस्पर्सल बढ़ जाता है, जैसे वाटर के थ्रू वाटर के ऊपर डिपेंडेंट। इससे पहले जो भी हम देख रहे थे वो मोस्टली क्या था, हमारा एंजियोस्पर्म से पहले टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब डिपेंडेंट थे वाटर पे। इनका वाटर डिपेंडेंस कम हो जाता है, लो वाटर डिपेंडेंस। इसके अलावा इनकी वायबिलिटी बढ़ जाती है, और साथ में डिस्पर्सल इजी हो जाता है। डिस्पर्सल क्या हो जा रहा है, हमारा इजी हो जा रहा है। तो सीड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर पार्ट। एक बार यहां तक समझिए, पढ़िए, उसके बाद से आएगा हमारा लास्ट। अच्छा, एक और चीज है, दैट इज फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। तो कई प्लांट्स, कई स्पीसीज में जो है वो हमारा थैलेमस क्या करता है, फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है। और ऐसे फ्रूट्स को जहां पे ओव्यूल से ना बन के, हमारे एम्ब्रियो सैक से ना बन के, फ्रूट किससे बन रहा है, थैलेमस से बन रहा है, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रू फ्रूट, जहां पे ओवरी से हमारा पूरा फ्रूट डेवलप हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट कहेंगे। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू एक्सेट्रा। एक बार यहां तक पढ़ लीजिए बेटा, उसके बाद से फिर समझते हैं कि आगे हमारा लास्ट टॉपिक है पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस। एक और टॉपिक है हमारा पार्थेनोकार्पी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। ठीक है, व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी
क्या है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, बनाना। बनाना। इसके अलावा अब दूसरा जो है हमारा वो है एपोमिक्सिस। सेम यही चीज होती है एपोमिक्सिस में। एपोमिक्सिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये एपोमिक्सिस बेटा इसको ऐसे समझो कि ये बिल्कुल फेमिनिस्ट है कि शादी वादी कुछ नहीं करनी हमको, हमको नहीं चाहिए कोई पॉलन ग्रेन, हमको चाहिए क्या कि हम अपना जीवन खुद से बिताएंगे। तो इसीलिए कई बार जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वही डेवलप होने लग जाता है, वो सीड बना देता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन। और यही कहती है हमारी एनसीईआरटी भी कि species such as asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization. That is called apomixis. Apomixis is a form of sexual reproduction that mimics asexual. It is a form of asexual, मतलब हो तो ये asexual, obviously fusion नहीं हो रहा है, लेकिन बिल्कुल sexual reproduction को mimic करते हैं। There are several ways of development of apomictic seed. In some species, diploid egg cell is formed without reduction division. Diploid egg cell का रिडक्शन डिवीजन हुआ नहीं और ये कंटिन्यूअसली फॉर्म होते गए और इन्होंने बना लिया हमारा फ्रूट सीड। एक और चीज होती है बेटा कि एक ही सीड में मल्टीपल एम्ब्रियोज आ जाते हैं, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। Nuclear cells surrounding the start dividing, protrude to embryo sac and develop into embryos. अब याद करो जब हम पढ़ रहे थे, जब हम एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कोई एक न्यूसेलस आके कहता है कि अच्छा ठीक है मैं ये आम जीवन के लिए नहीं बनाऊं, मैं किसके लिए बनाऊं, खास मेंटोस जिंदगी के लिए। और यही जो मेंटोस जिंदगी है हमारी वो है कि हमारी एम्ब्रियो सैक। तो कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि कोई एक नहीं बाकी भी सब देख के कहते हैं अरे ये मेंटोस जिंदगी जिएगा, मैं क्यों खाली रहूं, मैं भी जीऊंगा। तो मल्टीपल एम्ब्रियो सैक्स डेवलप हो जाते हैं और ऐसे एम्ब्रियो को एक सीड में क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब आते हैं हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। कल्टीवेशन तो हो रहा है हाइब्रिड वेराइटी का, हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा भी। तो अब सवाल आता है कि मैम जब हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ही लिया, इतना कुछ हमने देख लिया, तो फिर इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत क्या है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम सारे हाइब्रिड सीड ले लें और क्या करें कि उसको लगा दे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इतना मेहनत करो, कई बार सीड्स खराब निकल जाते हैं, कई बार प्लांट्स खराब निकल जाते हैं, तो इतनी मेहनत क्यों करूं मैं। तो क्या होता है बेटा कि इफ द सीड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम hybrids are sown into the plant, the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. कई बार क्या होता है कि आपको जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो मिलते ही नहीं है, प्रोजेनी के पास वो कैरेक्टरिस्टिक होते नहीं है और सेग्रीगेट होके हाइब्रिड कैरेक्टर्स नहीं बना पाते। हाइब्रिड सीड कॉस्टली भी है, हेंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। और साथ में these hybrids made into apomictics, there is no segregation of character in hybrid progeny, then the farmer can keep on using। इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से अच्छा है कि हम एपोमिक्टिक सीड्स का यूज कर लें। और बेटा ऐसे खत्म होता है हमारा चैप्टर। अब आते हैं सवाल पे, ये है आपका व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया कि क्या है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आपके सीबीएसई में लास्ट 2 साल पिछले 5 सालों में 2 बार ये सवाल आया है। Self incompatibility is a genetic mechanism in flowering plants that prevents self fertilization। जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी हम शादी करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गोत्र मिलाते हैं ना, कि गोत्र सेम नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सेम जेनेटिक कहा जाता है कि सेम परिवार से है अगर गोत्र सेम है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम देखते हैं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो, प्लांट जो है वो इनकम्पैटिबल ना हो, इनकम्पैटिबल हो। It ensures the pollen from a flower cannot fertilize the ovule of the same plant or genetically similar plants.
ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से क्या रिजल्ट आता है कि क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करता है, मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्लांट में जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। और ये एडेप्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, इन्वायरमेंट में कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं इसका इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। एंड एट द लास्ट प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। शाबाश मेरे बच्चों। अब आते हैं, ये सवाल है आपके लिए, स्टेट व्हाट इज एपोमिक्सिस, कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस एंड हाउ इट इज कमर्शियल यूज। आई होप आप सबको ये आंसर आता होगा, तो कमेंट में सब लोग जल्दी जल्दी आंसर लिखिए। और ऐसे खत्म होता है हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर से दोबारा जल्दी ही अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।